हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिस फॉर यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने देखा प्री इक्लम्शिया क्या होता है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, उसके रिस्क फैक्टर देखे, कॉम्प्लिकेशंस देखे, ट्रीटमेंट भी देखा। तो प्री इक्लम्शिया को क्विक से रिवाइज कर लेते हैं कि प्री इक्लम्शिया क्या था। तो प्री इक्लम्शिया में क्या हो रहा था कि जो अपना बीपी है वो 140/90 से ज़्यादा आ रहा था 20th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद, और साथ ही साथ उसमें था प्रोटीन्यूरिया। तो प्री इक्लम्शिया था बीपी मोर देन 140/90 एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्यूरिया। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि प्रेग्नेंट वुमेन को सीजर्स आ गए या फिर कन्वर्जेंस, मतलब किसी प्रेग्नेंट लेडी को दौरा पड़ गया, ऐसा कभी सुना है? तो अगर मैं दो चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ, एक तो हो गया प्री इक्लम्शिया और दूसरा हो गया सीजर्स। एग्जैक्टली तो मैं क्या बता रही हूँ, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ इक्लम्शिया। इक्लम्शिया इज प्री इक्लम्शिया प्लस सीजर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्लम्शिया। तो देखेंगे कि इक्लम्शिया में क्या क्या होता है, मैटरनल इफेक्ट क्या है, फीटस पे इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका सबसे मेन है ट्रीटमेंट जो कि है मैग्नीशियम सल्फेट का डोज। तो वो आज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं कि सीजर्स कौन से टाइप के होते हैं। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। तो अभी हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्री इक्लम्शिया की बताई वही सेम पैथोफिजियोलॉजी है इक्लम्शिया के लिए। तो प्री इक्लम्शिया में अगर किसी ने नहीं किया होगा लेक्चर तो मैं क्विक से बताती हूँ कि प्री इक्लम्शिया में पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो देखिए, जो एंडोवैस्कुलर इन्वेजन हो रहा था साइटोट्रोफोब्लास्ट का स्पाइरल आर्टरीज के अंदर, तो ये क्यों हो रहा था? जो कि हाई रेजिस्टेंस है उसको कम करने के लिए, जो हाई रेजिस्टेंट वेसल है उनको लो रेजिस्टेंट वेसल बनाने के लिए ये इन्वेजन हो रहा था। तो जो इन्वेजन है फेल्स टू ऑकर बियॉन्ड डेसिडुअल मायोमेट्रियल जंक्शन। मतलब देखिए, प्री इक्लम्शिया में क्या हो रहा था कि ये जो इन्वेजन हो रहा था वो बस डेसिडुअल और मायोमेट्रियल जंक्शन के उधर ही तक हो रहा था, यहाँ से नीचे नहीं हो रहा था। तो क्या होता है कि जो अपनी स्पाइरल आर्टरीज है इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जो ब्लड फ्लो है वो हो जाता है कम। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल इश्यूमिया। समझ आया? दैट इज एंडोवैस्कुलर इन्वेजन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट into spiral arteries fails to occur beyond decidual and myometrial junction. Decidual and myometrial junction. तो कन्वर्जेंस के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि आखिर मदर को दौरा क्यों पड़ रहा है, कन्वर्जेंस क्यों होते हैं, सीजर्स क्यों होते हैं? तो ये होता है ड्यू टू सेरिब्रल इरिटेशन। तो सेरिब्रल इरिटेशन क्यों होता है? एक तो हो गया अपना अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या है? टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। यहाँ पे टिश्यू कौन है? अपना ब्रेन। तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जेंस आते हैं। दूसरा हो गया कि सेरिब्रल इडिमा हो जाएगा, सेरिब्रल डिसरिथमिया। तो डिसरिथमिया से मतलब क्या है, अगर हम कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं तो कार्डियक अरिथमिया में क्या होता है कि जो अपना नॉर्मल रिदम है वो चेंज हो जाता है। वैसे ही सेरिब्रल डिसरिथमिया में जो हम ईईसी करते हैं तो उसमें जो ब्रेन वेव होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उसको कहते हैं सेरिब्रल डिसरिथमिया। और क्या हो सकता है कि एक्सेसिव रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर ज़्यादा हो गए तो हो जाएगा कन्वर्जन। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से है? एक तो हो गया ग्लूटामेट, दूसरा है अस्पार्टेट, और फिफ्थ कॉज इज लॉस ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर ऑटो रेगुलेशन। जो ब्रेन ऑटो रेगुलेशन कर रहा था तो उसका हो जाता है लॉस। तो इन 5 चीज़ों की वजह से आते हैं कन्वर्जेंस। तो कॉजेस में क्या क्या है? अनोक्सिया, सेरिब्रल इडिमा, सेरिब्रल डिसरिथमिया, एक्सेसिव रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड लॉस ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर ऑटो रेगुलेशन। तो इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्लम्शिया। सो देयर आर 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स कौन से हैं? एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। देखो, अगर एंटीनेटल पीरियड में मतलब लेबर के पहले अगर मदर को सीजर्स आते हैं तो हम बोलेंगे एंटीपार्टम। ड्यूरिंग लेबर अगर सीजर्स आते हैं तो हम बोलेंगे इंट्रापार्टम। अगर डिलीवरी के बाद सीजर्स आ रहे हैं तो बोलेंगे पोस्टपार्टम। तो मोस्ट कॉमन टाइप है एंटीपार्टम। तो एंटीपार्टम क्या है? सीजर्स ऑकर इन एंटीनेटल पीरियड एंड इट हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस। इंट्रापार्टम इज 30% और सीजर्स ऑकर ड्यूरिंग लेबर। एंड थर्ड वन इज पोस्टपार्टम। तो सीजर्स ऑकर विद इन 48 to 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के बाद 48 to 72 आवर्स में सीजर्स या फिर कन्वर्जेंस आते हैं। तो एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, वो है लेट पोस्टपार्टम इक्लम्शिया। तो लेट पोस्टपार्टम इक्लम्शिया में क्या होता है कि सीजर्स 48 आवर्स से लेकर 4 वीक तक आते हैं।
मतलब सीजर्स ऑकर आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी बट लेस देन 4 वीक आफ्टर डिलीवरी। तो क्लिनिकल फीचर में क्या आएंगे? क्लिनिकल फीचर में 4 स्टेजेस होंगे, टोटल 4 स्टेजेस। तो इसमें पहली है प्री मॉनिटर स्टेज। तो जो अपना पेशेंट है वो हो जाएगा अनकॉन्शियस, और जो अपने फेस, टंग और लिम्स के मसल है उनकी हो जाएंगी ट्विचिंग। देखिए यहाँ पे कैसे हो गया है, ये सब ट्विचिंग दिखा रहे हैं मसल्स की, फेशियल मसल की ट्विचिंग। और जो ये स्टेज है प्री मॉनिटर स्टेज, ये रहती है फॉर 30 सेकेंड। इसके बाद आता है टोनिक स्टेज। तो टोनिक स्टेज में क्या होता है ना, ट्रंक ओपिस्थोटोनस पोजीशन होती है। जैसे कि हमने टिटेनस में देखा कि ओपिस्थोटोनस पोजीशन होती है, वैसे ही ये है अपनी ओपिस्थोटोनस पोजीशन। ओपिस्थोटोनस, एक तो ट्रंक ओपिस्थोटोनस हो जाएगा, हैंड्स क्लींच, देखिए यहाँ पे कैसे हैंड क्लींच किया है वैसा हो जाएगा, नहीं तो लिम्स फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। टोनिक स्टेज में रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, और जो अपनी टंग होती है वो बाहर की तरफ आती है, मतलब टंग प्रोट्रूड्स एंड साइनोसिस विजिबल होता है। जो अपने आई बॉल है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड हो जाते हैं, आई बॉल बिकम फिक्स्ड। और जो इस स्टेज है वो रहती है फॉर 60 सेकेंड। प्री मॉनिटर स्टेज रहती थी फॉर 30 सेकेंड, टोनिक स्टेज फॉर 60 सेकेंड। प्री मॉनिटर स्टेज में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ट्विचिंग हो जाती है फेशियल मसल, टंग और अदर लिम्स की। लेकिन टोनिक स्टेज में क्या होता है, टोनिक स्पाज्म आएगा, मतलब ट्रंक ओपिस्थोटोनस हो जाएगा, हैंड्स क्लींच्ड हो जाएंगे और लिम्ब फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। थर्ड वन इज क्लोनिक स्टेज। तो क्लोनिक स्टेज में क्या होता है, बाइटिंग ऑफ टंग। जो मदर है वो खुद के टंग को बाइट कर लेती है। तो उसमें क्या होता है, ब्लड स्टेन फ्रॉदी सिक्रेशन फिल द माउथ, मतलब खून से भरा हुआ स्टेन, मतलब खून से भरा हुआ मुंह में से फ्रॉदी सिक्रेशन हो जाता है। और जो सेकेंड स्टेज में साइनोसिस विजिबल था वो थर्ड स्टेज में डिसअपियर हो जाता है। और जो एक क्लोनिक स्टेज है वो रहती है 1 to 4 मिनट। लास्ट वन इज स्टेज ऑफ कोमा। पेशेंट इसमें क्या हो जाता है कि कोमा में चला जाता है। तो ये हो गए 4 स्टेजेस, जैसे कि प्री मॉनिटर स्टेज, प्री मॉनिटरी, टोनिक स्टेज, थर्ड इज क्लोनिक स्टेज एंड फोर्थ इज स्टेज ऑफ कोमा, PTCC, प्री मॉनिटरी, टोनिक, क्लोनिक एंड स्टेज ऑफ कोमा। तो अब आते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इक्लाम्शिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, तो सिंपली याद रखो सी हेमी। निमोनिक क्या है, सी हेमी। तो सी फॉर सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, एच फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, ई फॉर इपिलेप्सी, ई फॉर एनसेफेलाइटिस, एम फॉर meningitis, I for intracranial tumors and H for hypertensive encephalopathy। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे याद रखेंगे, सी हेमी, सी मतलब सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, एच हाइपोग्लाइसेमिया, एच फॉर हाइपरटेंसिव encephalopathy, ई फॉर इपिलेप्सी, ई फॉर encephalitis, एम फॉर meningitis एंड आई फॉर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। सिंपल। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर हमें किसी को इक्लाम्शिया की कैसे ऐसे डिक्लेयर करना है, मतलब आपके डायग्नोसिस अगर इक्लाम्शिया होनी चाहिए तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कन्वर्जन की। इसके पहले कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं चाहिए कन्वर्जन की। उस लेडी को हाइपरटेंशन होना ही चाहिए और प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया है मतलब प्री इक्लाम्शिया, और उसके ही साथ अगर सीजर्स आ गए मतलब इक्लाम्शिया। तो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि अटिपिकल प्री इक्लाम्शिया क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया विदाउट फुलफिलिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, मतलब प्री इक्लाम्शिया जैसे फीचर आते हैं लेकिन जो क्राइटेरिया है प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया के वो फुलफिल नहीं होता। मतलब स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है कि BP 140/90 से ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होना चाहिए और मोर देन 20 वीक के बाद आना चाहिए। लेकिन अटिपिकल में क्या होता है, प्री इक्लाम्शिया 20 वीक के पहले ही आ जाता है, इक्लाम्शिया मोर देन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी आता है। और जो वुमेन है जिसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है उसको अगर प्री इक्लाम्शिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स है तो वो सब इंक्लूड है अटिपिकल प्री इक्लाम्शिया में। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है कि पैरेंटेरल मैग्नीशियम सल्फेट। तो इक्लाम्शिया के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एक तो है मैटरनल और दूसरा है फीटल।
तो मैटरनल पे क्या हो सकता है, तो इसके लिए हमें याद रखना है VIP, जैसा था VIP पर्सन, VIP, और एक होता है HRCT, VIP HRCT। HRCT तो हम जानते हैं हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, VIP HRCT। तो V फॉर क्या है, विजुअल डिस्टर्बेंस। I फॉर इंजरीज। देखो जो हमने अभी स्टेजेस पढ़े, तो इसमें हमने क्या बोला कि बाइटिंग ऑफ टंग होता है, तो एक टाइप की इंजरी ही है ना। तो इंजरी में क्या आएगा कि टंग बाइट हो जाएगा। अगर जब कन्वर्जन आएंगे तो जो लेडी है वो गिर जाएगी बेड से, मानो बेड से गिर जाएगी तो उनको इंजरी हो जाएगी, इंजरीज ड्यू टू फॉल फ्रॉम बेड। एक हो सकता है, ए हो गया आई। तो पी फॉर क्या है, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया, और पोस्टमार्टम में कौन से, शॉक, सेप्सिस एंड साइकोसिस। एच फॉर हाइपरपायरेक्सिया, आर फॉर रीनल फेल्यूर, सी फॉर CHF कार्डियक फेल्यूर, क्रोनिक हार्ट फेल्यूर। देन टी फॉर आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड DIC भी हो सकता है, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। तो निमोनिक याद रखने का VIP HRCT। वी मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस, इंजुरीज, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया, हाइपरपायरेक्सिया, रीनल फेल्यूर, CHF एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो मैटरनल हो गए, तो आप देखेंगे फीटस। तो फीटस में क्या होता है, फीटल डेथ हो सकती है। ये क्यों हो रही है, फीटल डेथ ऑकर्स ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी, इंट्रायूटेराइन एस्फिक्सिया और इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। अगर हम एंटी कन्वर्जेंस में ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो ड्रग्स का टेराटोजेनिक इफेक्ट हो जाता है बच्चे पर, तो इसकी वजह से फीटल डेथ भी हो सकती है। तो अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। तो देखिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आउटसाइड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। एक तो अगर इक्लेम्प्टिक पेशेंट है तो सबसे पहले उनको टर्शियरी केयर सेंटर पे ले जाना चाहिए विथ ऑल मैटरनल रिकॉर्ड्स। मतलब अगर उनके पास आंगनवाड़ी कार्ड है, ये देखने के लिए कि कितना ANC रिकॉर्ड हुआ है, ANC विजिट किया है, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह कुछ है, हाइपरटेंशन है, प्रोटीनूरिया, प्रीवियस हिस्ट्री है क्या, प्रीक्लम्शिया की, इम्यूनाइजेशन हुआ है क्या, सप्लीमेंटेशन हुआ है क्या, ये सब देखने के लिए आंगनवाड़ी कार्ड इज मस्ट शुड बी कैरी विथ पेशेंट। USG रिपोर्ट्स देखना है, अगर बाकी के कोई टेस्ट किए हैं तो टेस्ट का रिपोर्ट मम्मी के साथ ले जाना है, और BP को स्टेबिलाइज करना है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम एंटी कन्वर्जन ड्रग देंगे। एंटी कन्वर्जन ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि इसका जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है वो बहुत कम है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी कन्वर्जन के लिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे एक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर एंड न्यूरो प्रोटेक्टर। तो ये क्या करता है, जो अपने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ रहे थे तो उनका जो रिलीज है प्री सिनेप्टिक रिलीज को कर देता है कम। जो मतलब जो ग्लूटामेट अपना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम रिलीज होगा, और उसकी वजह से हाइपर एक्साइटेशन नहीं होगा और कन्वर्जेंस नहीं आएंगे। तो न्यूरोनल कैल्शियम इन्फ्लक्स भी वो ब्लॉक कर देता है, और NMDA रिसेप्टर को कर देता है ब्लॉक। अगर NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, जो अपना सेरिब्रल एडिमा हो रहा था जिसकी वजह से सेरिब्रल इरिटेशन हो रहा था तो वो हो जाएगा कम, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस था वो भी हो जाएगा कम। एंड 6th पॉइंट इज एक्टिवेशन ऑफ एडिनोसिन एक्शन। अगर एडिनोसिन को एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, सेरिब्रल वेजोडाइलेटेशन, वेजोडाइलेट होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, डायलेट्स यूटेराइन आर्टरी एंड इनहिबिट प्लेटलेट एक्टिवेशन। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर, न्यूरो प्रोटेक्टर, डिक्रीज प्री सिनेप्टिक रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ब्लॉक न्यूरोनल कैल्शियम इन्फ्लक्स, और क्या करता है NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर, NMDA ब्लॉकर, और एक्टिवेशन ऑफ एडिनोसिन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप वाइवा में हो, अगर आप थ्योरी दे रहे हो तो प्रिचार्ड रेजिमेन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछेगा ही पूछेगा कि बताओ मैग्नीशियम सल्फेट का डोज। तो वही बताने का कि मैग्नीशियम सल्फेट में एक तो होता है लोडिंग डोज, एक होता है मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज होता है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं कि इंट्रामस्कुलर हम देंगे 10 ग्राम, बाकी बचा जो 4 ग्राम है वो हम देंगे इंट्रावीनसली। मतलब इंट्रामस्कुलरली जो 14 देना है हमें, 14 देना है, उसमें से जो 10 है वो इंट्रामस्कुलरली देंगे और रिमेनिंग 4 विल बी गिवन बाय इंट्रावीनस। तो देखिए ज़्यादा कोई इसमें मैथ्स नहीं है, सिंपल है।
जो अपना एक एम्पूल होता है मैग्नीशियम सल्फेट का, वो होता है 2 ml ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। उसमें 2 ml रहता है मैग्नीशियम सल्फेट का। 2 ml मतलब 1 ग्राम। तो अगर हमें 10 ग्राम लेने हैं, अगर हमें इंट्रामस्कुलर 10 ग्राम लेने हैं, तो 10 ग्राम के लिए हमें लेने पड़ेंगे 10 एम्पूल। क्यों? क्योंकि एक एम्पूल में है 1 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए लगेंगे 10 एम्पूल। तो ये हो गया इंट्रामस्कुलर का। अगर आईवी कितना देना है, 4 ग्राम देना है, तो 4 ग्राम के लिए लगेंगे 4 एम्पूल्स। तो आईवी डोज कैसे देना है हमें, आईवी कितना देना है, 4 ग्राम। 4 ग्राम मतलब अगर आईवी 4 ग्राम लेना है तो उसके लिए 20 ml का सिरिंज लेना है। 20 ml का सिरिंज लेंगे तो 4 एम्पूल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट लगेंगे। एक एम्पूल में कितना है, 2 ml है, तो अगर 4 एम्पूल लेंगे तो कितना होगा, 8 ml होगा। और उसमें 12 ml हम नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे, तो ये 8 + 12 हो जाएगा 20 ml। ये हो गया 20 ml। फिर से देखिए, अगर हमें आईवी डोज देना है और वो होना चाहिए 20 ml का, तो हम 4 एम्पूल्स लेंगे। एक एम्पूल में 2 ml है, तो 4 एम्पूल में हो जाएगा 8, और फिर 12 ml हम ऐड कर देंगे नॉर्मल सलाइन, तो हो जाएगा 20 ml। ये तो हो गया अपना लोडिंग डोज। सेकंड वन इज मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज कितना देना है, 5 ग्राम एट 4 आवर्स इंटरवल इन अल्टरनेट बटक्स। देखिए, जो ये अपना लोडिंग डोज था, तो वो हमें देना था ईच बटक में 5 ग्राम्स। जो हम इंट्रामस्कुलरली दे रहे हैं ना 10 ग्राम, तो वो ईच बटक में 5 ग्राम्स देने हैं। लेकिन मेंटेनेंस डोज में 5 ग्राम एट 4 आवर्स इंटरवल इन अल्टरनेट बटक, मतलब 5 ग्राम देने हैं 4 आवर्स के इंटरवल में, और अल्टरनेट बटक्स देना है। अगर पहले राइट में दिया है तो 4 घंटे के बाद 5 ग्राम हम देंगे लेफ्ट बटक में। और ये कब तक कंटिन्यू करना है, टिल 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी और 24 आवर्स आफ्टर लास्ट कन्वर्जन। एक तो डिलीवरी के बाद 24 आवर्स तक ये कंटिन्यू करना है, या फिर जब लास्ट कन्वर्जन आए हैं उसके 24 आवर्स के बाद तक। जब हम मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं तो उसके पहले हमें 3 चीज़ याद रखनी पड़ती है, 3 चीज़ चेक करनी पड़ती है। एक तो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड यूरिन आउटपुट। डीप टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं, या फिर उसको हम नी जर्क बोलते हैं, नी जर्क प्रेजेंट है या नहीं। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 पर मिनट है, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर है, अगर ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है तो ही ओनली गिव मेंटेनेंस डोज। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 पर मिनट है, अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर है, तो ही हम उनको मेंटेनेंस डोज देंगे। अब आती है एक टर्म मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर टॉक्सिसिटी है तो जो ये 3 चीज़ें हैं ये हो जाएगी लॉस, मतलब लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो यूरिन आउटपुट है वो हो जाएगा लेस देन 30 ml पर आवर। जो अपना यूरिन आउटपुट है वो हो जाएगा लेस देन 30 ml पर आवर, और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हो जाएगा 12 पर मिनट से कम। और अगर बाकी क्राइटेरिया देखना है तो वो चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 95% हो जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो इसके लिए एंटीडोट कौन सा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है मतलब उसमें ये 3 साइन प्रेजेंट है, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यूरिन आउटपुट हो गया कम लेस देन 30 ml पर आवर्स, एंड रेस्पिरेटरी भी कम हो गया लेस देन 12 पर मिनट, तो हम देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की, जो हम मैग्नीशियम दे रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे, स्टॉप मैग्नीशियम थेरेपी। सीरम मैग्नीशियम और क्रिएटिनिन लेवल का चेक करना है कि कितना है, एस्टिमेट सीरम मैग्नीशियम एंड क्रिएटिनिन लेवल। तो मैग्नीशियम के सीरम में थेरेपेटिक लेवल कितनी होती है, 4 to 7 मिली इक्वी मोलर पर लीटर, और मोर देन 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और थर्ड वन इज इंजेक्ट 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट IV। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, एंटीडोट। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट कौन सी डिसऑर्डर में नहीं देना चाहिए, एक तो है मायस्थेनिया ग्रेविस, सेकेंड इज रीनल फेल्यूअर, थर्ड वन इज हार्ट ब्लॉक, फोर्थ वन इज कार्डियक इश्केमिया, एंड फिफ्थ वन इज मायोकार्डाइटिस। तो इसमें कौन कौन आता है, मायस्थेनिया ग्रेविस, रीनल फेल्यूअर, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक इश्केमिया एंड मायोकार्डाइटिस। तो ये तो हो गया अपना प्रिचार्ड रेजिमन। तो अदर रेजिमन कौन से है मैग्नीशियम सल्फेट का डोज देने के लिए, जूसपान सिपाही रेजिमन और लाइटिक कॉकटेल। अगर हम एक बार फ्लो
फ्लो चार्ट में देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट कितना और कैसे देना चाहिए। जब हमें पहली बार सीजर्स आते हैं तो हम मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेपी चालू करेंगे, ट्रीटमेंट चालू करेंगे। इसमें होते हैं 2 डोज, एक होता है अपना लोडिंग डोज और सेकेंड इज मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज में हमें देना होता है कितना, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम में जो 4 ग्राम है वो हम देंगे IV, और जो 10 ग्राम है वो हम देंगे इंट्रामस्कुलरली। तो 4 ग्राम और वो देना है 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली इन ईच बटक। फिर बाद में देखना है कि टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं। टॉक्सिसिटी कैसे चेक करेंगे, डीप टेंडर रिफ्लेक्स है कि नहीं देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट क्या है देखेंगे, और यूरिन आउटपुट क्या है देखेंगे। अगर टॉक्सिसिटी नहीं है तो हम देंगे मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज में क्या करना है, 4 आवर्स का इंटरवल होना चाहिए, और 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली देंगे मैग्नीशियम सल्फेट इन अल्टरनेट बटक्स। और ये कब तक कंटिन्यू करना है, 24 आवर्स आफ्टर लास्ट सीजर, या फिर डिलीवरी के बाद 24 आवर के बाद। अगर टॉक्सिसिटी के साइंस आ गए तो मैग्नीशियम सल्फेट को स्टॉप करना है, और मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट वो देना है 10 ml इंट्रावीनसली। तो आपको समझ में आया इक्लम्शिया। ऐसे ही और बाकी के जो प्रेगनेंसी में डिसऑर्डर्स है, ये सब देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब द चैनल मेडिस फॉर यू, एंड थैंक यू।